प्रश्न। अब हम लोग अभ्यास प्रश्न के बारे में देख रहे हैं। तो अभ्यास प्रश्न जो अपनी बुक के अंदर है वो पहला प्रश्न दे रखा है कि अभ्यास प्रश्न पहला, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा या कौन से कथन असत्य है। इस पॉइंट पर ध्यान लगाना कि असत्य के लिए पूछा, सत्य के लिए नहीं पूछा। तो असत्य है, ये रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है। लेड ऑक्साइड कार्बन से रिएक्शन करके लेड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। और इस रिएक्शन के लिए इन्होंने सिंबल दिए, इसके ऑप्शन दिए हैं कि ऑप्शन नंबर एक है कि सीसा इसके अंदर अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, या लेड ऑक्साइड जो है वो उपचयित हो रहा है। इसके लिए इन्होंने ये इसके हिंट दिए, उसके बाद में इसके विकल्प दिए कि ए और बी ये सही है, ये असत्य है, या ये असत्य, दोनों असत्य है। ए और सी वाले असत्य है, तीसरे वाले में ए बी सी तीनों ही असत्य है, या फिर चौथा है कि ये चारों ही असत्य है। ये इसके विकल्प है। तो इसका आंसर अपने पास में है कि ये वाले जो है पॉइंट ये अपने पास में असत्य है। मतलब असत्य पॉइंट कौन से इसके अंदर अपना आंसर है, ये मात्र इतना सा ही अपना आंसर है। लेकिन हमने को समझना जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा अलग तरीके से पूछा गया है। इसके अंदर जो है बहुत ध्यान लगाना पड़ेगा अपने को। इसमें प्रश्न ये पूछ रखा है कि इसके अंदर लेड ऑक्साइड जो है ये कार्बन से रिएक्शन कर रहा है। हम इस रिएक्शन का विश्लेषण कर लेते हैं कि अपचयन अभिक्रिया किसको करें। अपचयन का मतलब है इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन का निकलना, ठीक है। ऑक्सीकरण का मतलब या उपचयन का मतलब हो रहा है ऑक्सीजन का जुड़ना। अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि लेड ऑक्साइड जो है उसमें उसका कन्वर्जन देखिए अपन, तो लेड ऑक्साइड का कन्वर्जन लेड में हो रहा, लेड ऑक्साइड का परिवर्तन लेड में हो रहा है। तो लेड ऑक्साइड जो रहता है ये लेड में परिवर्तित हो रहा है, मतलब इसका ऑक्सीजन निकल गया। किसका ऑक्सीजन निकल गया? लेड ऑक्साइड का। लेड ऑक्साइड का ऑक्सीजन निकल गया, इसका मतलब इसका क्या हो गया? अपचयन। अपचयन किसका हुआ? लेड ऑक्साइड का अपचयन हुआ। लेड ऑक्साइड का अपचयन हुआ, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि कार्बन का क्या हुआ? कार्बन ने इधर से ऑक्सीजन ग्रहण कर लिया, तो कार्बन ने ऑक्सीजन ग्रहण करके क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब इसका क्या हो गया? उपचयन हो गया। तो ये यहाँ पर अपने लिख दिया कि उसका उपचयन हो गया। अब इसके अंदर पॉइंट क्या कह रहा? शीशा अपचयित हो रहा है, शीशे का इसके अंदर क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट जो है कि शीशे का इसके अंदर क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो ये पॉइंट गलत है, शीशे का अपचयन नहीं हो रहा है, लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट गलत है। तो अपना पहला आंसर ये ज़्यादा सही, क्योंकि ये कह रहे हैं कि असत्य को छांटना है। तो शीशा अपचयित नहीं हो रहा भाई, ठीक है। सेकंड दे रखा कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित नहीं हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है। तो अपना पॉइंट कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ये भी असत्य है। तो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट क्या है इसके अंदर? असत्य है। तीसरा पॉइंट क्या है? कार्बन उपचयित हो रहा था, हाँ कार्बन तो उपचयित हो रहा है, ये तो सत्य था। और लेड ऑक्साइड जो है वो अपचयित हो रहा है, ये भी सत्य है। तो अपना आंसर देना है अपने को असत्य वाला। असत्य कौन से थे? ये दोनों असत्य थे। तो इसलिए अपना आंसर निकला यहाँ पर पहला वाला, ठीक है। इसको अच्छे से समझना जरूरी है कि ये कह क्या रहा है। इसके लिए अपनी पूरी टर्म जो इसके अंदर दे रखी है उसको आपको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास में अभ्यास प्रश्न जो है वो है कि लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से अभिक्रिया कर रहा है। तो जो लोह चूर्ण है, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाना अपने को। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट चलता है। वैसे इन्होंने ऑप्शन दिया यहाँ पर कि ए क्या है? हाइड्रोजन गैस निकलती है और आयरन क्लोराइड बनता है, और ये इसका आंसर भी है, सच भी ये भी है। इसका कॉन्सेप्ट के अनुसार अगर हम लोग देखें तो कॉन्सेप्ट ये कहलाता है कि धातुएं जो रहती है अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और गैस बनाती है, और वो हाइड्रोजन गैस बनाती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करती है। पहले हमने उदासीनीकरण का कॉन्सेप्ट देखा जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाता है। यहाँ पर क्या है? धातु अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन बनाती है। यहाँ पर धातु हो गई लोहा, ठीक है। तो लोह धातु है, और इधर की साइड पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये अम्ल है। इधर की साइड पर फेरिक क्लोराइड जो है वो क्या है? लवण है। और इधर की साइड पर ये क्या बन गया अपने पास में? हाइड्रोजन। तो इस कॉन्सेप्ट को ये क्लियर कर रही है, इसलिए हमारा आंसर सही बनता है। इसके अलावा कोई दूसरा भी यहाँ पर मेटल लिख दी जाती है, मैग्नीशियम लिख देंगे तब भी आपको मैग्नीशियम का क्लोराइड उसकी संयोजकता के अनुसार बन जाएगा, और हाइड्रोजन तो निकलेगी, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान लगाना है। तो इस तरह से अपने को इस रिएक्शन के अंदर देखना है, और कि धातुएं जो रहती है वो अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन बनाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है अभ्यास के अंदर अपने पास में कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और इसका संतुलन क्यों आवश्यक होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब होता है कि जो क्रियाकारक हमारी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्रियाकारक और उत्पाद जो रहते हैं उनके द्रव्यमान की मात्रा को हम लोगों को बराबर करना होता है। जब हम उसको बराबर करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। क्रियाकारक जो रहता है इधर की साइड हम लोगों को ये पता है कि क्रियाकारक एरो साइन जो रहता है हमारे अभिक्रिया जो प्रगति का, और उत्पाद
इन दोनों के अंदर हम लोगों को क्या करना होता है, क्रियाकारक की मात्रा और उत्पाद की मात्रा बराबर करना होता है। जो बराबर करते हैं उसी को हम लोग अभिक्रिया का संतुलन कहते हैं। संतुलन क्यों आवश्यक है, तो उसका कारण होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसके लिए मैंने एक टॉपिक पूरा बना रखा है, संतुलन क्यों आवश्यक होता है, महत्व, संतुलन का महत्व। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के परिपालन के लिए अपने को इसका संतुलन करना अत्यंत आवश्यक होता है। जैसे हाइड्रोजन और जल मिलकर क्या बना रहा है, सॉरी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन की 2 मोल्स और ऑक्सीजन का 1 मोल मिलकर 2 मोल्स ऑफ वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर क्योंकि इसका टोटल का द्रव्यमान 4 है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 32 है, टोटल मिलाकर 36, तो इधर की साइड पर द्रव्यमान 36 हो रहा, तो उत्पाद के अंदर भी द्रव्यमान अपने पास में 36 होना जरूरी है। ठीक है, ये द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है उसका परिपालन करने के लिए हम लोगों को ये करना जरूरी रहता है। ठीक है, एक रासायनिक अभिक्रिया, इसके अभ्यास के अंदर अगर हम लोग और देखें कि अभ्यास के अंदर रासायनिक समीकरणों से संबंधित प्रश्न दे रखा है। प्रश्न नंबर 5 दे रखा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस मिलकर अमोनिया गैस का निर्माण करती है। संतुलन आप लोगों को करना है। जैसे मैं बता देता हूँ, यहाँ पर नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस अमोनिया का निर्माण कर रही है, तो संतुलन करने के लिए इधर 3 लगाएंगे, इधर की साइड पर 2 लगाएंगे। और वो संतुलन किस तरह से किया जाता है आगे की साइड पर है। हाइड्रोजन सल्फाइड और गैस का वायु में दहन करने पर हाइड्रोजन, तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। इनको आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं कि ये संतुलित समीकरण है। संतुलन किस तरह से किया जाता है, जैसे नाइट्रोजन, यहाँ पर 2 रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए मैंने संतुलन किया है। तो नाइट्रोजन जो रहता है, अभिक्रिया अपना लिख दी, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया का फॉर्मेशन करती है। हम लोगों को संतुलन के लिए पहले इसके अनुसार लिख देने हैं कि क्या लिखा है। नाइट्रोजन N2 को लिखते हैं, हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं और अमोनिया का फॉर्मूला NH3 लिखते हैं। अब हम लोगों को संतुलन करने के लिए एक टेबल बनानी पड़ती है कि जो एलिमेंट रहता है, तत्व क्रियाकारक में तत्व कितने हैं और उत्पाद में तत्व कितने हैं। तो नाइट्रोजन तत्व जो था वो क्रियाकारक में कितना था, 2, N2 से आया अपने पास में, और NH3 में कितना है, 1 ही है। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है, इधर 2 है और इधर की साइड पर कितना है, 3 है। 3 कहाँ से, NH3 का 3 है। ठीक है, अब अपने को क्या करना होता है कि इसका संतुलन करते समय ये देखना होता है कि इधर की साइड नाइट्रोजन 2 और 1 है, इधर की साइड पर हाइड्रोजन जो है 2 और 3 है। तो जब हम लोग हमारे पास में ऐसी विषम परिस्थितियाँ होती है, तो इधर का गुणा इसमें, मतलब 3 में किसका गुणा किया, 2 का, और इस 2 में गुणा किसका किया, 3 में किया। जैसे ही ये गुणा किया तो इधर की साइड पर सिर्फ हाइड्रोजन में ही गुणा किया था 3 का, तो ये अपने यहाँ पर लिख दिया 3H2। और टोटल अमोनिया में कितने का गुणा कर दिया, 2 का गुणा कर दिया, तो 2NH3 लिख दिया अपने। इसके बाद में जब हम नाइट्रोजन का संतुलन देखते हैं तो इधर की साइड पे नाइट्रोजन 2 हो गए, इधर की साइड पे नाइट्रोजन 2 है, तो हमने लिखा नाइट्रोजन स्वतः संतुलित है। और ये अपने क्या है, नया समीकरण जो था यही क्या, इसका संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित समीकरण। ठीक है, ये इसका संतुलित समीकरण हो जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड वायु से क्रिया करके जल और SO2 गैस बनाती है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो रहती है वह SO2 गैस का फॉर्मेशन कर रही है। तो यहाँ पर भी अपने को देखना है समीकरण के जो अभिक्रिया दे रखी है उसके अनुसार समीकरण बना दिया, हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन, और इधर की साइड पर जल का फॉर्मेशन करी तो H2O और SO2 गैस बन गई। ठीक है, अब यहाँ पर भी वैसे टेबल बनानी अपने को। तत्व लिख दिया, क्रियाकारक में तत्व कितना है और उत्पाद में कितना है। तो हाइड्रोजन तत्व क्रियाकारक में 2 है, उत्पाद में भी 2 है, सल्फर 1 है और 1 है, और ऑक्सीजन जो है वो 2 और 3 है। तो यहाँ पर अपने को इन दोनों का फिलहाल संतुलन नहीं करना, ऑक्सीजन का करना है क्योंकि इनकी मात्रा चेंज है। तो इसकी मात्रा चेंज है, तो जब हम ऑक्सीजन का गुणा करते थे, इधर की साइड पर ऑक्सीजन 3 था, इधर की साइड पर ऑक्सीजन 2 था, तो इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, क्रॉस गुणा कर देंगे हम लोग। तो क्रॉस गुणा करने पर ये 3 हो गया और ये 2 हो गया। ठीक है, इसके होने की वजह से हमारा नया समीकरण क्या गया, क्योंकि H2S में तो कोई अपनों ने परिवर्तन किया नहीं, क्योंकि H में भी नहीं किया ना S में भी नहीं किया। ऑक्सीजन में क्या कर दिया, इसके अंदर 3 का गुणा कर दिया, इधर वाले से 3 का गुणा किया, और इधर के 2 का गुणा इन दोनों में किया है, इसमें भी कर दिया और इसमें भी कर दिया, H2O में और इधर की साइड में SO2 में, दोनों का गुणा कर दिया, तो 2 का गुणा हुआ। उसके बाद में अगला संतुलन किसका बच गया, अगला। अब इस समीकरण के आधार पर नए हम लोग टेबल बनाएंगे। तो नए टेबल में इस समीकरण के अनुसार देखेंगे तो हाइड्रोजन कितना है भाई, हाइड्रोजन 2 हो गया। इस समीकरण के अनुसार इधर की साइड पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। इधर की साइड पर देखोगे आप लोग तो सल्फर कितना है, 1 है, उधर की साइड सल्फर देखोगे तो 2 हो गया। इसी समीकरण के अनुसार ऑक्सीजन को देखोगे तो इधर 6 हो गए, उधर भी 6 हो गए, क्योंकि ऑक्सीजन का संतुलन तो हमने पहले कर लिया था, इसलिए वो मात्रा बराबर होगी। अब आप लोग देखेंगे तो हाइड्रोजन का संतुलन अगर अपन करते हैं तो हाइड्रोजन कितने इधर 2 और इधर की साइड पर कितने हो रहे थे, 4 हो रहे थे। तो जब हम इसको एक सरल अनुपात लेते हैं इसका, तो यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे तो इधर की से मात्रा 2 रह जाएगी, इधर की और मात्रा 1 रह जाएगी। कहने का मतलब इस 2 का गुणा इस क्वांटिटी में करना है, इसमें करना है, H2S में करना है। तो इस H2S में 2 का गुणा कर दिया, तो क्या लिख दिया हमने 2H2S प्लस 3 और 2, ये तो पहले से चल रहा था 3 और 2। इधर की साइड पर 1 का गुणा करना था, क्योंकि ये 1 बन रहा था, तो इसका 1 का गुणा करने से कोई क्वांटिटी में परिवर्तन हो नहीं रहा था, तो 2H2 और 2SO2 लिख देंगे। और इसके बाद में जब हम संख्या देखेंगे, हाइड्रोजन 4 इधर हो गए, हाइड्रोजन 4 इधर हो गए, सल्फर इधर की साइड पर 2 हो गए, इधर की साइड पर सल्फर 2 हो गए, ऑक्सीजन 6 हो गए और ऑक्सीजन 6 हो गए। तो ये समीकरण क्या हो गई, संतुलित समीकरण हो गई। यहाँ पर सल्फर का संतुलन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सल्फर इधर भी 2 है, उधर की साइड पर भी 2 है, तो सल्फर स्वतः ही संतुलित हो चुका है। तो इस तरह से हम लोगों को रासायनिक अभिक्रियाओं का संतुलन करना है। और भी अभिक्रियाएं जो है आपको प्रैक्टिस करोगे